हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। परसेंटेज प्योरिटी को निकालने का इंटेंशन क्या होता है? एक्चुअली में जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी हमें सैंपल दिया जाता है रिएक्शन में, उस सैंपल ज़रूरी नहीं है कि वो 100% प्योर हो। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी एसोसिएटेड हो सकती है। अब वो इम्प्योरिटी आपका सैंड पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है, स्टोन पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है, डस्ट के पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हमेशा उस सैंपल के साथ मौजूद होता है। तो एक्चुअल में इम्प्योरिटी आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो किसी भी सैंपल का कितना मास एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो परसेंट प्योरिटी मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सैंपल हम यूज़ करते हैं वो कितना परसेंट प्योर है, उसको अगर निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्योरिटी इज एक्चुअली इक्वल टू amount of reactant consumed divided by amount of reactant initially taken into 100। मतलब कहने का ये है कि जितना अमाउंट हमने इनिशियली लिया है उसमें से कितना मास आपका एक्चुअली में कंज्यूम हो गया है, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? प्योरिटी कहते हैं। और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलिए मेरे पास 100 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का सैंपल है, लेकिन मैंने वहाँ पे नोटिस ये किया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि 100 ग्राम में सिर्फ 80 ग्राम ही आपका रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब है उस सैंपल का प्योरिटी कितना है? 80/100 इंटू 100 मीन्स 80%। मतलब रेस्ट 20% हमारा क्या है उस सैंपल के अंदर? इम्प्योरिटी है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी। मतलब 200 ग्राम जो सैंपल दिया है वो सिर्फ और सिर्फ कितना प्योर है? 73% प्योर है। मतलब HCl का कितना मास आपका एक्चुअली में रिएक्शन करेगा? सिर्फ 73% ही करेगा। तो मास ऑफ HCl को हम किस तरह से लिखेंगे? 200 ग्राम तो हमें सैंपल का दिया है, बट सिंस उसका सिर्फ 73% ही आपका प्योर है, तो 200 ग्राम का 73% कितना हो गया? 200 इंटू 73/100। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना? 73 इंटू 2 ग्राम विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 146 ग्राम। तो ये हमारा मास ऑफ HCl है जो कि एक्चुअली में रिएक्शन में पार्ट लेगा। अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि HCl आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ। अब ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है, तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो NaCl एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब हमें कहा गया है कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो सिंस दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटली अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट मीन्स आई कैन क्लियरली से दैट 1 मोल ऑफ HCl विल कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ NaOH। मतलब जितना मोल आपका HCl का होगा उतना ही मोल NaOH का भी खर्च होगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। अब HCl का मास तो हमें पता है कि कितना मास उसका खर्च हो रहा है, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना निकालेंगे? गिवन मास 146 और मोलार मास HCl का कितना है? 36.5। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 146 डिवाइडेड बाय 36.5 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल आ चुका है HCl का, बट हमें तो मास पता करना है। तो मास कितना होगा? मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, हमारा गिवन मास बाय मोलार मास होता है। तो मास यहाँ से कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH के जगह पे मैं लिख सकती हूँ गिवन मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ NaOH विच इज़ 40 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 146 डिवाइडेड बाय 36.5।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो NaOH का मास कितना आ जाएगा, 146 को मैं फिर से लिख सकती हूँ 73 इंटू 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 36.5। अब 36.5 2 सा 73, तो ये हमारा आ जाएगा 40 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 160 ग्राम। मतलब हम कह सकते हैं कि 200 सैंपल जो था HCl का, उसका सिर्फ 73% ही हमारा रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि HCl के 146 ग्राम के साथ NaOH का कितना मास रिएक्ट करेगा, 140 ग्राम आपका रिएक्ट करेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 50 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 gram of CO2. Calculate the percentage purity of the sample. So for that, first of all हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा बैलेंस्ड फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें इनिशियली दिया है, क्योंकि अगर सैंपल हमें मेंशन किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी ज़रूर होगी, तभी तो हमें परसेंटेज प्योरिटी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली जो हमें दिया गया है दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम। ये तो हमें इनिशियली अमाउंट दिया है, लेकिन हमें ये पता लगाना है इस 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में से कितना मास एक्चुअली में खर्च हुआ है, कितना मास आपका कंज्यूम हुआ है। अब क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के कंजप्शन से 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। 1 मोल का मतलब है 100 ग्राम, मतलब हम कह सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कंज्यूम करवाने से 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 44 ग्राम हमें मिलेगा। ठीक है, तो अगर 44 ग्राम ऑफ CO2 को बनाने के लिए 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंज्यूम हो रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें CO2 कितना प्रोड्यूस करना है, 17.6 ग्राम को प्रोड्यूस करना है। तो 17.6 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास कंज्यूम होना चाहिए, दैट इज़ अननोन टू अस। लेट अस उसको x ले लिया मैंने। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, 100 इंटू 17.6 दैट इज इक्वल टू 44 इंटू एक्स। तो यहाँ से x हमारा किसके बराबर आ गया, x विल बी इक्वल टू 1760 डिवाइडेड बाई 44 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 40। तो ये हमारा 40 आ चुका है। और जैसे ही 40 आया, यहाँ से हमें पता चल गया कि 50 ग्राम सैंपल जो लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें से सिर्फ 40 ग्राम ही आपका रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो परसेंटेज प्योरिटी हमारा कितना होगा, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू कितना मास खर्च हुआ है आउट ऑफ कितना मास इनिशियली लिया था। और इस रेशियो को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 400/5 कितना हो गया, 80%। मतलब 80% ही सैंपल आपका प्योर है। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी अगर कभी पूछ ले एग्ज़ाम में, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी कितना होगा, 100 माइनस परसेंटेज प्योरिटी। तो कितना हो गया ये, 100 में से 80% माइनस कर देते हैं, हमें 20% इम्प्योरिटी पता चल गया। सो इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि you have 13.9 ग्राम सैंपल ऑफ impure iron pyrite. Iron pyrite is FeS2 and you obtain 8.02 ग्राम of iron 3 oxide. Iron 3 oxide is Fe2O3. हमें यहाँ पे भी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। 4 मोल ऑफ FeS2 combined with 11 O2 give rise to 2 मोल ऑफ Fe2O3 along with that 8 मोल ऑफ SO2। अब क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इम्प्योर सैंपल दिया है आयरन पायराइट का, जिसका मास 13.9 ग्राम है। बट इस 13.9 ग्राम जो इनिशियल अमाउंट दिया है उसमें से कितना मास खर्च हुआ है ये हमें निकालना पड़ेगा अगर हमें परसेंटेज प्योरिटी पता लगानी है। तो
तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो 4 मोल FeS2 का कंबाइन करके 2 मोल Fe2O3 का बना रहा है। अगर मास के टर्म्स में इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो FeS2 का मोलर मास कितना होता है 56 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू 120, तो 4 इंटू 120 ग्राम। और यहाँ पे Fe2O3 का मोलर मास कितना होगा 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 160, और यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इंटू 160 ग्राम हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4 इंटू 120 ग्राम ऑफ FeS2 विल गिव 2 इंटू 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन में कहा है कि हमने इम्प्योर सैंपल जो था 13.9 ग्राम उसको यूज़ करके 8.02 अप्रॉक्सीमेटली इसको 8 ले लेते हैं 8 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड को जनरेट किया है। तो 2 इंटू 160 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड को बनाने के लिए हमने इतने मास को कंज्यूम किया, तो 8 ग्राम को जनरेट करने के लिए कितना कंज्यूम करेंगे वो तो हमारे लिए अननोन है, वो हमें निकालना पड़ेगा। लेट अस उसको x मान लिया। तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 120 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 160 इंटू एक्स। तो यहाँ से x कितना मिलेगा, x विल बी 4 इंटू 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 160। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो सकता है। दिस इज़ 8 मतलब ये 12 ग्राम। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 ग्राम आयरन 3 ऑक्साइड को बनाने के लिए 12 ग्राम ऑफ FeS2 को हमें यहाँ पे कंज्यूम करवाना पड़ेगा। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना होता है, कितना मास खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है 12 ग्राम, और लिया कितना था स्टार्टिंग में हमने 13.9 ग्राम। और यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल मास कितना मिलेगा 12 इंटू 100 1200 डिवाइडेड बाई 13.9 को अप्रॉक्सीमेटली मैं 14 ले लेती हूँ, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा अराउंड 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 600 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं कितना 7 8 85% पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 85% हमारा क्या है सैंपल प्योर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है चॉक इज ऑलमोस्ट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ऑलमोस्ट प्योर बोला है, मतलब उसमें थोड़ा सा तो इम्प्योरिटी होगा ही। अब आपको बोला है कि 10 ग्राम चॉक को हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, एक्सेस ऑफ HCl के साथ। अब चॉक क्या कहा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है ये अगर रिएक्शन करे HCl के साथ तो रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा CaCl2 प्लस H2CO3 अगर बैलेंस कर दे तो, और H2CO3 आपका डिकम्पोज करके H2O प्लस CO2 बनाता है क्योंकि H2CO3 इज़ हाईली अनस्टेबल एसिड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का इम्प्योर सैंपल दिया है जिसको हमने HCl के साथ रिएक्शन किया एंड 2.128 लीटर ऑफ CO2 को प्रोड्यूस किया है। मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है वो 2.128 लीटर आपका प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा है परसेंटेज प्योरिटी चॉक का बताइए। अब क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवा के 1 मोल ऑफ CO2 बना पा रहे हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास किसके बराबर होगा 100 ग्राम, एंड सिंस CO2 के वॉल्यूम की ज़रूरत है हमें, तो 1 मोल ऑफ CO2 STP कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। सिंस क्वेश्चन में कहीं पे भी STP यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो पूरा वॉल्यूम आपका मेजर किया जा रहा है उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेजर किया जा रहा है। अगर नहीं भी मेंशन किया होता तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे STP कंडीशन को करना पड़ता कंसीडर। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करके 22.4 लीटर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर हमें
2.128 लीटर को प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास खर्च होगा, ये तो अननोन है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको अगर हम x मान लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो 100 इंटू 2.128 दैट इज़ इक्वल टू x इंटू 22.4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू 212.8 डिवाइडेड बाई 22.4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9.5 ग्राम। तो ये हमारा 9.5 ग्राम आ चुका है। मतलब कहने का ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो 10 ग्राम का इम्प्योर सैंपल था उसको हीट करके हम 9.5 ग्राम मतलब 10 ग्राम जो हमारा सैंपल दिया गया था इस इम्प्योर चॉक के सैंपल का, उसमें से कितना मास एक्चुअली में कंज्यूम हुआ है, 9.5 ग्राम आपका कंज्यूम हुआ है। तो अगर हमें परसेंटेज प्योरिटी बतानी है तो परसेंटेज प्योरिटी किसके बराबर होता है, कितना मास खर्च हुआ है आउट ऑफ कितना मास लिया था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 95%। मतलब हम कह सकते हैं कि 95% सैंपल ही हमारा चॉक का क्या है, प्योर है। और अगर इम्प्योरिटी पूछ ली जाए तो इम्प्योरिटी कैसे निकाली जाती है, 100 में से प्योरिटी को माइनस कर दे। तो 100 में से अगर हम 95 को माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 5%। तो इस तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इफ टाइट्रेशन ऑफ 2.568 ग्राम ऑफ अ सैंपल रिक्वायर्ड 38.45 ml ऑफ 0.6695 मोलार H3PO4। सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन किया जा रहा है, किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अब क्या प्रोडक्ट बनता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब परसेंटेज प्योरिटी निकालनी होती है तो हमें बस ये देखना होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना कंज्यूम हुआ है। और सिंस यहाँ पे जो दोनों डाटा दिया है वो हमें रिएक्टेंट का ही दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है। अब एक चीज़ आपको कहा गया है कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट किया जा रहा है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन जब रिएक्शन होती है तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is equal to number of gram equivalent of phosphoric acid which is H3PO4। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होते हैं। जब जब आप टाइट्रेशंस करवाएंगे हम दोनों रिएक्टेंट के या जो भी हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं। अब क्वेश्चन को गौर से रीड कीजिए। हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास है वो भी नहीं मेंशन है, हमें सिंपली बोला है कि अगर हम सैंपल जो दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो 2.568 ग्राम है, बट उस सैंपल में से कितना मास एक्चुअली में रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उसके बारे में कुछ भी हिंट नहीं दिया है। बट एक चीज़ दिया है यहाँ पे कि फॉस्फोरिक एसिड का कितना मोलैरिटी और कितना वॉल्यूम यूज़ किया जा रहा है टाइट्रेशन को करवाने के लिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, सिंस वॉल्यूम यहाँ पे ml में है तो डिवाइडेड बाय 1000। और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को तो हमें मास पता लगाना पड़ेगा कि कितना मास उसका खर्च हुआ है। तो मास के रिस्पेक्ट में हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट कैन बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम
इन टर्म्स ऑफ ml डिवाइडेड बाय 1000। बट सिंस हमें नॉर्मेलिटी नहीं दे रखा है, हमें मोलारिटी दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होती है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है हमारा, उसकी वैलेंसी फैक्टर 3 है। कैसे? क्योंकि ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके पास 3 हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेसेबल है। ऑल दोज हाइड्रोजन्स विच आर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन्स आर एक्चुअली रिप्लेसेबल इन नेचर। तो इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नेचर के हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जब हम इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी के साथ, विच इज़ इक्वल टू 0.6695, तो हम इसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब गिवन मास तो हमें अननोन है, ये निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलार मास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, 24, मैग्नीशियम का, OH का 17, तो 17 इंटू 2 कितना हो गया, 34, 34 प्लस 24 आपका कितना हो गया यहाँ पे 58। तो ये तो 58 हमारा मोलार मास हो गया। और वैलेंसी फैक्टर इसकी कितनी है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी फैक्टर है 2, क्योंकि इसकी एसिडिटी 2 है, ये 2 OH नेगेटिव को लॉस कर सकता है। दैट इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी हम निकाल चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 0.6695 इंटू 3। वॉल्यूम हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है 38.45 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से फाइनली हम क्या निकालेंगे, W की वैल्यू निकाल लेंगे। और W कितना आ जाएगा, 0.6695 इंटू 3 इंटू 38.45 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 2.257 ग्राम। तो ये हमारा क्या है, मास है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो खर्च किया गया है। और जैसे ही आप इसका मास निकाल चुके हैं, हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सैंपल दिया था उसका मास 2.568 ग्राम दिया था। तो जैसे ही हम इसका मास निकाले हैं, मास निकालने के बाद इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू कितना मास आपका खर्च हुआ है डिवाइडेड बाय कितना मास इसका इनिशियली दिया था। अब इनिशियली मास आपका 2.568 ग्राम दिया था, तो यहाँ पे 2.568 ग्राम इसका दिया है और मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी को निकाल पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी को ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट होता है। अगर आप लोगों को सबको समझ में आया अगर ये कंसेप्ट, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट हम और भी नए ट्रिक्स के साथ आए और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ आए केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू एवरीवन।